एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में मेरे लिए क्या फ़र्क है? मैं पर्सनली लिस्टिंग गेन के लिए नहीं इन्वेस्ट करता हूँ। जब भी एसएमई आईपीओ को मैं पिक करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसे टॉप 5 पैरामीटर्स क्या हैं जो मुझे देखने ही चाहिए? मैं हज़ारों आईपीओज में लगा चुका और मेरी कभी एलोकेशन ही नहीं होती है, अलॉटमेंट ही नहीं होती है। और अगर उसमें इतनी ग्रोथ आई गई है, 2 गुना हो चुका है, तो वो फिर 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है। तो 3 साल का अगर व्यू बनाया तो 3 साल रुको उसमें। हाय फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि एसएमईज 30% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी में और 45% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स में। इससे भी बड़ी मजे की बात बताता हूं आपको मैं। 2024 कैलेंडर ईयर में टोटल 246 एसएमई आईपीओज आए थे इंडियन एक्सचेंजेस पे और मेन बोर्ड आईपीओज आए थे केवल 90। सो इफ वी डू सम मैथ्स, अराउंड 2.5 टाइम्स ज़्यादा एसएमई आईपीओज लिस्ट हुए इंडियन मार्केट में। एसएमईज क्या होते हैं? इनके आईपीओज में रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि आप हैं, मैं हूं, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसएमई आईपीओज में रिस्क्स क्या हैं? इन सभी बातों को समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए आज द वेल्थ काउच पे मैंने इन्वाइट किया है एमएसएमई एक्सपर्ट मिस्टर अमित कुमार। अमित जी, सो थ्रिल्ड टू हैव यू टुडे। इट इज़ माई प्लेजर टू हैव यू टुडे एंड आज की जो हम डिस्कशन करने वाले हैं मेरे लिए एज ए स्टूडेंट बहुत अच्छी होने वाली है। थैंक यू सो मच अगेन। माई प्लेजर राहुल, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी इन दिस एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं बाकी आपके जो ऑडियंस है उसके कुछ काम आ पाऊँ और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच अमित जी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एसएमई आईपीओज को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है एमएसएमईज में और कब से आप एसएमई सेक्टर में इन्वॉल्व हैं? थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दीजिए अमित जी। परफेक्ट। सो एसएमई सेक्टर में तो मैं आई थिंक अपने प्रोफेशनल करियर के डे 1 से ही इन्वॉल्व हूँ। जब मैंने भाभा एटॉमिक सेंटर रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया था, एनपीसीएल में मेरा डेपुटेशन हुआ, तो पहले ही हफ्ते में मुझे जो वहाँ का टेंडर डिपार्टमेंट है उसमें काम करने का मौका मिला और बहुत सारे एसएमईज थे मेरे सामने बैठे थे एंड आई वाज सपोज्ड टू इवैल्यूएट देम बेस्ड ऑन सम टेंडर कंडीशंस। तो वहाँ से मेरा एसएमईज के साथ इंटरेक्शन होना शुरू हो गया था, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होते हैं। क्यों धीरे धीरे मुझे और लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे इंडिया में जिनको अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ और दूसरी साइड एसएमईज या एमएसएमईज जो हैं वो अगर आएँ तो उनका एक मैच मेकिंग करा सकते हैं। वहाँ पे एक एडटेक का मॉडल सोचा और उसको कंसीव करके लॉन्च किया और वहाँ से एक MSMEX.in जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका जन्म हुआ। वहाँ से एसएमईज़ के साथ इंटरेक्शन डीपर हो गए क्योंकि अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको मेंटर करना है, कोच करना है, हैंड होल्ड करना है। उनके लिए बहुत सारे सेशंस के कंटेंट बनाए, उनको लॉन्च किया। सो हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी आज की तारीख में 3 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज़ रजिस्टर्ड हैं। हम 1 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज़ को हैंड होल्ड, कोच या मेंटर कर चुके हैं पिछले 6 साल में। यहाँ पे पर्सनली मैंने भी आई थिंक कभी कभी मैं वो डेटाबेस देखता हूँ तो 10,000 से ज़्यादा एमएसएमईज़ के सेशंस तो मैं ले चुका हूँ। 500 से ज़्यादा तो एमएसएमईज़ में मैं विज़िट कर चुका हूँ पिछले 5-6 साल में। तो यहाँ से एमएसएमईज़ का इंटरेक्शन मेरा शुरू होगा। लेकिन जो ये इन्वेस्टिंग जर्नी है ये 3 साल पहले शुरू हुई है, 3-3.5 साल पहले, जब हमने ये देखा कि एमएसएमईज़ में हम वैल्यू ऐड तो कर पा रहे हैं लेकिन हर एक एमएसएमई को या एसएमई को ग्रो करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है और वो कैपिटल अगर हम नहीं दे रहे हैं और खाली उनको ज्ञान दे रहे हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट लेके आ रहा है। लेकिन चैलेंज ये था कि इन्वेस्ट तो करें लेकिन एग्ज़िट कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वो प्री सीरीज़ ए, बी, सी टाइप तो फंडिंग नहीं होती मल्टीपल टाइम्स। तो स्टार्टअप में जब मैं इन्वेस्ट करता था एज एंजल इन्वेस्टर तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी कि शायद एग्ज़िट मिल जाएगी। यहाँ पे एग्ज़िट की अश्योरिटी तो काफ़ी दिख रही थी क्योंकि ये प्रॉफिटेबल वेंचर होते हैं, लेकिन वो चैनल नहीं समझ में आ रहा था। और तब मैंने देखा कि एसएमई आईपीओ एक अच्छा चैनल हो सकता है जहाँ पे
मुझे एज इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बाद एग्ज़िट मिल सकता है, मेरे नेटवर्क के इन्वेस्टर जो हैं उनको भी एग्ज़िट मिल सकता है। और मैंने एसएमई आईपीओ को एक अपना चैनल बनाया और उसके लिए फिर मैंने उन कंपनीज़ को रेडी करना शुरू किया कि एसएमई आईपीओ एंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उनको रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, लेके जाते हैं, खुद भी इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों से भी इन्वेस्ट कराते हैं, फिर इनको मर्चेंट बैंकर्स के साथ इन्वॉल्व करके प्रॉपर लिस्टिंग पे लेके जाएंगे और फिर जो भी आगे हमारी इनके साथ जर्नी जहाँ तक भी जा सकती हो जाएगी। फैसिनेटिंग, बहुत ज़बरदस्त। तो इतना आपको एक्सपर्टीज़ है इस सेक्टर में, आई थिंक मेरे जैसे लोग या बहुत सारे और भी व्यूअर्स होंगे जिनको एमएसएमईज़ क्या होते हैं इनका मतलब भी नहीं मालूम, राइट, क्वालिफिकेशंस भी नहीं मालूम। सो फॉर एग्जांपल माइक्रो कंपनीज़ क्या होती हैं, स्मॉल कंपनीज़ क्या होती हैं, मीडियम कंपनीज़ क्या होती हैं, तो इसमें इनमें क्या डिफरेंसेस हैं अमित जी? तो इनके डिफरेंस में अभी जैसे 1 अप्रैल से हमारा जो बजट आया नया, वहाँ से ये डेफिनेशन रिवाइज हुई है, तो मैं नई डेफिनेशन पे बात करूँगा। अप टू 10 करोड़ टर्नओवर, अगर हम बात करें रुपीज़ में, अप टू 10 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेसेस को हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं जी। 10 to 100 वालों को हम स्मॉल एंटरप्राइज बोलते हैं और 100 to 500 को हम मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं। और जो 500 के ऊपर चले जाते हैं फिर वो एमएसएमई की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है। अब ये डेफिनेशन आती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कैसे डिसाइड करें कि जो उनकी सब्सिडीज़ हैं या ग्रांट्स हैं या जो वो आए दिन कोई ना कोई एमएसएमईज़ को सपोर्ट करने के लिए स्कीम लेके आते हैं, वो स्कीम कौन से सेगमेंट में अप्लाई हों। तो ये डेफिनेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन इस डेफिनेशन को लेके कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सेबी की तरफ से या एनएससी बीएससी के जो एसएमई प्लेटफॉर्म है, क्या वहाँ के लिस्टिंग क्राइटेरिया में भी ये डेफिनेशन अप्लाई होती है? वो नहीं होती है। उनके लिस्टिंग क्राइटेरिया बिल्कुल अलग हैं और इस डेफिनेशन का उससे कोई लिंक नहीं। जी जी। और हमें शायद एमएसएमईज़ जो आपने डेफिनेशंस बताई हैं, इनको इससे भी नहीं कंफ्यूज करना चाहिए कि माइक्रो कैप स्टॉक्स क्या होते हैं या स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी स्मॉल वर्ड यूज़ हो रहा है, माइक्रो वर्ड यूज़ हो रहा है। दे आर एंटायरली डिफरेंट, दे आर लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड। करेक्ट। एंड वो उसके मार्केट कैप से डिफरेंशिएटेड है, ना कि उसके टर्नओवर से। यहाँ टर्नओवर से डिफरेंशिएटेड है, वो उनके मार्केट कैप से डिफरेंशिएटेड है। जी। अमित जी, इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ, रिटेल इन्वेस्टर जैसे मैं हूँ, राइट, मैं आईपीओज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, तो एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में मेरे लिए क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में? देखिए, अगर आप बहुत हार्ड अर्न्ड मनी लेके आगे आ रहे हैं, जो आपका वेल्थ का एक सिग्निफिकेंट परसेंट है, तो फिर मैं बोलूँगा कि आपको फिर मेन बोर्ड के जो आईपीओज़ हैं उन्हीं के ऊपर स्टिक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कंपैरेटिवली कम है। जो एसएमई सेगमेंट है वहाँ पे रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो अगर आपको ऐसा है कि आपके पास में 2 लाख रुपए का जो बेयर मिनिमम अभी नए नॉर्म के हिसाब से हो गया कि 2 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं एसएमई में, अगर वो आपको मेक और ब्रेक नहीं करता है पर्सनली जी, कि अगर 2-2.5 लाख रुपए कुछ दिन के लिए अटक गए, कि साल भर के लिए अटक गए, 2 साल के लिए, और वो आपकी लाइफ को मेक और ब्रेक नहीं कर रहा, आपका दाल रोटी खर्चा पानी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपका बेसिक जो दिनचर्या है वो सब बढ़िया चल रही है, और ये तो आपने ऐसे ही साइड में एक रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया, तो ठीक है, फिर आप एसएमई पे आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर ये आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वेल्थ है तो वहाँ डिफरेंस है। जैसे आप मेन बोर्ड के आईपीओज में आते हैं तो वहाँ लॉट साइज़ 15,000, 18,000, 20,000 इस रेंज के होते हैं, यहाँ पे वो 2 लाख के ऊपर का हो गया। तो हर किसी के पास उतना कैपिटल नहीं होता है, लिक्विडिटी नहीं है कि वो एसएमई में आ पाए। तो ये रेगुलेटर ने अपने आप ही इसको इसीलिए ऐसा बनाया कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट 15 से 20 गुना की है और आपके पास वो सरप्लस मनी है तो आप एसएमई में वो रिस्क ले सकते। तो आप रिस्क की बात कर रहे हैं, तो एसएमई आईपीओज में किस तरह के रिस्क हैं जो कि मेन बोर्ड आईपीओज में नहीं है? आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? देखिए, पहला तो आपका होगा कि एक बड़ा साइज़ का आईपीओ, एक बड़ा साइज़ का वैल्यूएशन में जो ग्रोथ है वो कैसे आएगी? वो एंटिसिपेटरी ग्रोथ होती है कि उस कंपनी का रेवेन्यू कितना ग्रो करेगा या उसका प्रॉफिट कितना ग्रो करेगा, करेक्ट? क्योंकि शेयर प्राइस और प्रॉफिट का डायरेक्ट लिंक है कैपिटल मार्केट में।
तो बड़ी कंपनी में जहां हम देखते हैं कि एक 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़ की जो हमारी वैल्यूएशंस वाली या टर्नओवर वाली कंपनीज होती हैं, उनमें जो ग्रोथ है वो गाइडलाइन जो आती हैं 10% ईयर ऑन ईयर, 20% ईयर ऑन ईयर की आती हैं। लेकिन जो एसएमई है वहाँ पे एक कंपनी जो अपने आप अपने दम पे ही 10, 15, 20% ग्रो कर रही थी, ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही थी, अब कैपिटल लेने के बाद अगर वो उतनी ग्रो करेगी तो कोई इन्वेस्टर पैसे नहीं डालेगा। तो वहाँ एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि आप 40-50 टाइम्स ईयर ऑन ईयर ग्रो करो या कम से कम 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो करो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेक्टर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर एंड द ग्रोथ और द CAGR ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये वाली एक्सपेक्टेशन वहाँ पे डिफरेंट है जी। अब क्योंकि ये ग्रोथ रेट वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल है, तो इसका मतलब शेयर प्राइस भी उसी रेट से ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, होगा या नहीं होगा वो तो होने के बाद ही पता लगेगा। एग्जीक्यूशन चैलेंजेस ओवरकम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कोई और चैलेंजेस तो नहीं आएंगे। तो उसी के स्पेकुलेशन में, जैसे स्पेकुलेशन थोड़ी सी मेन बोर्ड पे भी होती है, एंटीसिपेटरी के होगा तो इसीलिए पैसे डाल देते हैं, वो स्पेकुलेशन यहाँ पे वाइडन हो जाती है जी। तो इसी वजह से यहाँ पे आप देखते हो एसएमई स्टॉक्स का जो विड्थ है वो ±5%, 10%, 20% फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। लोअर सर्किट्स बहुत लगते हैं अब लिस्टिंग के बाद, अपर सर्किट्स बहुत लगते हैं। ये है रीज़न उसका कि जो नंबर ऑफ ट्रेड है जो हो रही हैं या जो वॉल्यूम है उसकी वजह से मेन बोर्ड में, जहाँ पे किसी भी एक एवरेज स्टॉक में अगर हम देखें कोई कंपनी 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे है तो उसमें शायद फ्यू 100 करोड़ या फ्यू 1000 करोड़ की ट्रेड हो रही होती हैं। अब ऐसी बड़ी ट्रेड को अगर आप कोई हैवी टिकट आता है कभी कभी कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आ रहा है, उसने सीधे 5,000 करोड़ की बाइंग कर ली, 2,000 करोड़ की बाइंग कर ली, तब जाके वहाँ पे सर्किट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इसने 1 करोड़ 2 करोड़ की बाइंग कर ली तो भी सर्किट लग जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत छोटा है, ट्रेड जो हो रही है उसका वॉल्यूम छोटा है, वैल्यूएशन भी छोटा है, मार्केट में जो फ्री फ्लोट है वो भी छोटा है। तो यहाँ पे जो हैवी टिकट इन्वेस्टर हैं उनके वजह से ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। एट द सेम टाइम क्योंकि एसएमई को रिस्की माना जाता है, कोई स्टेटमेंट गलत आ गई, कोई एग्जीक्यूशन ऊपर नीचे हो गया तो वो इन्वेस्टर का पैनिक भी आ जाता है, सेलिंग भी जल्दी होती है। बाइंग जितनी स्पीड से होती है उतनी स्पीड से सेलिंग भी होती है, तो वो फ्लक्चुएशन दोनों साइड में आती हैं। तो ये एक रिस्क है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर, और ये रिस्क कब है, ये रिस्क तब है जब कोई इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके आ रहा है। अगर मुझे पता है कि मैंने कंपनी को इवैल्यूएट किया है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, उसके प्रोमोटर अच्छे हैं, सारे पैरामीटर मैंने अपनी इवैल्यूएशन के लगा दिए और मैं उसमें देख रहा हूँ कि उसने फंड रेज किया है। और एसएमई में मैं कैसे बोलता हूँ कि जिस साल एसएमई ने फंड रेज किया है उस साल उसकी शायद उतनी ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि वो साल उसका गया है उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्ड करने में जी। सेकेंड ईयर में आते आते उसके ब्रेक इवन होगा और थर्ड ईयर तक आते आते वो कहीं ना कहीं उस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को निचोड़ने की कोशिश करेगा जहाँ पे रियल ग्रोथ आएगी। तो अगर 3 साल से पहले आप उसमें कोई कंपाउंडिंग ढूंढ रहे हो तो नहीं मिलेगी, तो वो तो स्पेकुलेटिव शॉर्ट टर्म वो हो गई। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपने जो इन्वेस्ट किए और आप बोल रहे हो कि मैं इसको 6 महीने या 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, वो यहाँ पे अप्रोच गलत पड़ जाती है कभी। तो अगर वो आपके फेवर में नहीं गई तो आपको लगेगा मेरे पैसे अटक गए और आपको पैसों की नीड थी तो आपके पास चॉइस नहीं होगी, सेल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका व्यू और हॉरिजॉन ही 3 साल का है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 5% 10% ऊपर नीचे जा रहा है, आपने तो 3 साल की ग्रोथ के लिए पैसे डाले हैं। फिर आप उसके रिजल्ट चेक करोगे, फिर आप उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करोगे। अगर एग्जीक्यूशन सही डायरेक्शन में हो रहा है, डिमांड सही डायरेक्शन में कैप्चर हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको वो जो रिक्वायर्ड ग्रोथ है वो मिल जाएगी। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एसएमई आईपीओज में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो rather than looking at only from listing gains perspective, you better look at it from a long term growth perspective, 3 to 5 years का एक टाइम होराइजन लेके चलो। करेक्ट, जिससे आपके रिस्क मिटिगेट हो। करेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि लिस्टिंग गेन अचानक मिल गया तो मैं बोलूँगा, अगर मैं पर्सनली लिस्टिंग गेन के लिए नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, पर्सनली बोल रहा हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनको मैं जानता हूँ वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो बड़ी स्पेकुलेटिव है और अगर उसमें इतनी ग्रोथ आई गई है, 2 गुना हो चुका है तो वो फिर 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है। तो 3 साल का अगर व्यू बनाया तो 3 साल रुको उसमें।
लेकिन शायद सबकी इतनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं होगी, मेंटल कैपेसिटी नहीं हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं हो। तो यहाँ पे आप फिर थोड़ा सा ड्यूअल अप्रोच ले लो कि आप इवेलुएट तो उसको 3 साल के लिए कर रहे हो, पैसे डाल दिए आपने, अगर आपको वो 3 साल में जो आपकी एक्सपेक्टेशन है या जो 2 साल की एक्सपेक्टेशन है वो 3-4 महीने में मिल जाती है, आप एग्जिट ले तो सकते आप हो एग्जिट ले लो जी। फिर आपको कोई वो नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं मिल रही है और बाय चांस वो 5-10% नीचे चला गया या उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं आ रही है, तो फिर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको वापस जाके अपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को रिवाइज करना है, कर लो, आपको उसको री इवैल्यूएट करना है, कर लो, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। पैनिक नहीं करो। ऐसा क्या हो गया, कंपनी करो। में तो कुछ हुआ नहीं, कंपनी के फंडामेंटल तो अभी भी अच्छे हैं, कंपनी तो अभी भी ग्रो कर रही है, रेवेन्यू अभी भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट अभी भी ग्रो कर रहा है, लगातार आप रिजल्ट देख रहे हो, वो अच्छे अनाउंसमेंट्स भी दे रहे हैं, उनके ऑर्डर बुक भी आ रहे हैं, ना उनके कस्टमर साइड से कंप्लेंट है, ना कोई एम्प्लॉय साइड से कंप्लेंट है, ना वेंडर साइड से कंप्लेंट है, ना उनकी मार्केट में कोई पॉलिसी चेंज हुआ है। तो फंडामेंटल चेंज ही नहीं हुआ ना, खाली आपका स्पेकुलेशन चेंज हो गया और आप दूसरों को देख के अपना मूव ले रहे हो। अगर किसी को पैसे की नीड थी और किसी ने 50 लाख रुपए के शेयर बेच दिए, हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए, वो तो उसकी नीड थी, आपकी नीड तो नहीं है। अगर आपके पास और पैसे हैं तो बाय कर लो, नहीं तो शांत बैठो। अब आप पैनिक में आके उसको देखा देखी सेल करोगे तो मार्केट खराब हो जाएगा। ये रिस्क, अगर हम लोग अभी रिस्क की बात कर रहे हैं तो एक वॉलेटिलिटी एक रिस्क हो गई यहाँ पे, है ना। और नेचर ऑफ द स्मॉल कंपनीज की, वो छोटी कंपनी है तो एग्जीक्यूशन चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं छोटी कंपनी के साथ, राइट। लेकिन एक जो रिस्क एसएमई आईपीओज में जो एक रिटेल इन्वेस्टर को शायद ना पता लग पाए, बहुत लोग बोलते हैं कि यार अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस भी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि जितना सभी का रेगुलेशन मेन बोर्ड एक्सचेंज पे है उतना एसएमई आईपीओ पे नहीं है। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे मालूम है डीआरएचपी सेबी शायद खुद से रिव्यू नहीं करते हैं, एक्सचेंज रिव्यू करता है उसको, सेबी नहीं करता है। तो आपके नज़र में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, आपने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अकाउंटिंग फ्रॉड्स भी होते हैं एसएमईज में? देखिए, इसके लिए मैं बोलूँगा कि ये खाली एसएमई के लिए नहीं है जी। दुनिया का कोई भी कैपिटल मार्केट है जहाँ पैसा और इंटेलिजेंस एक साथ आ जाएगी, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुक होना शुरू हो जाता है। और ये दुनिया के किसी भी कोने में, आप कोई सा भी कैपिटल मार्केट उठा लो, आप चाइना हसल देख लो, वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें चाइना ने आके कैसे यूएस में सब स्कैम कर दिए। तो क्या वहाँ पे रेगुलेशन नहीं थी? क्या वहाँ पे इंटेलिजेंट लोग नहीं बैठे हैं? बट है। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है फायर और फ्यूल का। तो अब इसके लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एसएमई को टैग कर देना कि ये एसएमई में हो रहा है और बाकी जगह नहीं हो रहा, वो गलत है। अगर हर जगह हो रहा है तो एसएमई में भी हो रहा है। अब मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ कि जहाँ एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर आया, वहाँ एक कोई ट्रिकी इकोसिस्टम के बाकी प्लेयर भी आ गए कि कोई मर्चेंट बैंकर भी हैं, कोई इन्वेस्टर भी हैं, कोई एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो सब मिलके अगर बैड इंटेंशन के साथ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ कुक करने की कोशिश करेंगे। नहीं, लेकिन अमित जी यहाँ पे थोड़ा सा एक फ़र्क ये है ना कि रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है उतनी टाइट नहीं है। तो ऐसा कई बार लगता है कि हो सकता है कि चीज़ों पे नज़र नहीं रख पा रहे हैं वो लोग। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली बोलता हूँ कि रेगुलेटरी टाइटनिंग इन चीज़ों को देखने की और करने की कम नहीं है। एक रिलैक्सेशन है कि वहाँ पे हम 6 महीने में रिजल्ट देते हैं एसएमई में, और मेन बोर्ड पे हमें क्वार्टरली रिजल्ट देना होता है। लेकिन जो डीआरएचपी बनता है उसके पीछे के जो ड्यू डिलिजेंस होते हैं, उसके पीछे के जो फाइनेंशियल्स के रीस्टेटमेंट जो निकल के आते हैं, या फिर उस लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन होता है रेगुलेटर का और मर्चेंट बैंकर का, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आज से कुछ साल पहले वो थोड़ा सा रिलैक्स था, मैं बिल्कुल मानता हूँ जी। क्योंकि आप खुद ही इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि पहले 2 महीने के अंदर डीआरएचपी बन के, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग, अगर मैं बोलूँ ना कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ लिस्टिंग जो हुई थी वो 60 डेज़ में हो जाती थी। ऑन एन एवरेज एक लिस्टिंग 90 डेज़ में, 100 डेज़ में हो जाती थी। लोग बड़ा एश्योरेंस और गारंटी के साथ बात करते थे कि आप इधर मैंडेट साइन करो और 3 महीने के अंदर पैसे ले लो जी। अब ऐसा नहीं होता है, अब टाइम लगता है। अब वो डीआरएचपी जो पहले डीआरएचपी 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने में बन जाता था, अब वो डीआरएचपी बनने में लगते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। पहले जो अप्रूवल 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मिल जाते थे, अब वो अप्रूवल मिलने में लगते हैं 3 महीने, 4 महीने। तो ये क्या हुआ? ये अचानक से वो जो टाइटनिंग हुई उसका रिजल्ट है। जी, जी। रेगुलेटर ने टाइटनिंग की, उस टाइटनिंग का असर आया।
मर्चेंट बैंकर के पास, मर्चेंट बैंकर ने उस डॉक्यूमेंट की क्वालिटी बढ़ा दी। क्यों? उनको पता है कि अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। जी। और आगे जो हमारे एक्सचेंज हैं NSE BSE जो सेबी की रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका भी जो प्रोसेस है वो स्ट्रिंजेंट हो गया। तो ये पहले तो था, अब ये नहीं है। मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करूँगा, क्योंकि किसी भी जगह कोई भी चीज़ पूरी तरह रूल आउट नहीं की जा सकती। जो मैंने बताया कि जहाँ इंटेलिजेंस और पैसा है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, होता रहता है। तो फेयरली कम हो चुका है। इफ़ आई से के मतलब अगेन नंबर देना सही नहीं होगा, बट इफ़ आई से कि हार्डली 1-2% ऐसे कुछ केस होते होंगे, बाकी लार्जर नहीं। अगर 1-2% केसेस हैं तो वो फिर उतना ही तो वो तो कहीं भी हो सकता है। मतलब देखिए ना, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने देखे कि कुछ IPO कैंसिल हो गए लास्ट मोमेंट पे, या वहाँ पे कुछ ये प्रॉब्लम निकल के आई। 246 IPO में से कितने 3 या 4 ही तो ऐसे किस्से सुनने को आए। तो वो तो उतना ही परसेंटेज हुआ ना, कि मतलब 1-2% वाला है। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमें 40-50 ऐसे कुछ किस्से सुनने को आए, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ कि उनके लिए वो 3-4 किस्से भी इम्पॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स। और एक छोटा सा वो लहमान ब्रदर होता है और पूरी दुनिया हिल जाती है। तो फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपेक्टेशन होती है कि एक भी ना हो। एक फ्लाइट क्रैश पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री पे क्वेश्चन कर देती है जी, ऑफ कोर्स। एक फाइनेंशियल क्रैश पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को क्वेश्चन कर देता है। तो ये चीज़ें तो इतनी बड़ी हैं कि इनमें जो जान माल का नुकसान होता है वो इतना मैग्नीट्यूड का हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फेलियर रेट नील होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है, बट प्रैक्टिकल सेंस में वो होता नहीं। अमित जी, अगला क्वेश्चन मेरा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो ये है, जब भी SME IPO को मैं पिक करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसे टॉप 5 पैरामीटर्स क्या हैं जो मुझे देखने ही चाहिए? आप बोल रहे हैं कि किसी को अगर पिक करना है, मुझे मान लीजिए 5 SME IPOs आए, मुझे उनमें से किसी एक में इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या इवैल्यूएट करूं, क्या चीज़ें देखूं, क्या उनकी रेवेन्यू ग्रोथ देखूं, क्या 5 फैक्टर्स होंगे जो मुझे देखने चाहिए? देखिए, मैं कुछ बकेट्स पे बात करूंगा। पहला बकेट तो है फाइनेंशियल बकेट, क्योंकि हम किसी भी कंपनी, जैसे मैं खुद करता हूं, मैं कोई भी IPO फ्लोट होता है तो सबसे पहले उसके बेसिक फाइनेंशियल पैरामीटर्स देख लेता हूं कि रेवेन्यू एब्सोल्यूट कितना है और रेवेन्यू का ग्रोथ रेट कितना है। एब्सोल्यूट भी मैटर करता है। अगर रेवेन्यू बहुत छोटा है, 5-10 करोड़ का ही रेवेन्यू है, 20 करोड़ का रेवेन्यू है, तो शायद मैं उसको नहीं पिक करूँगा। तो एक बेसिक थ्रेशोल्ड है कि कम से कम 25-30 करोड़ का तो रेवेन्यू हो, तो वो एक है। पर वो सेक्टर पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि कोई SaaS टेक्नोलॉजी कंपनी आई है जिसका शायद रेवेन्यू अभी 20 करोड़ से भी कम है, तो वो तो अच्छा हो सकता है। तो वो सेक्टर डिपेंडेंट है, बट फिर भी एक बेसिक रेंज में बता रहा हूँ। हाँ, 2-4-5 करोड़ वाला रेवेन्यू वाला अभी IPO शायद आता भी नहीं है, वो ज़माना चला गया। तो पहला तो एब्सोल्यूट साइज ऑफ रेवेन्यू, ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी का भी ग्रोथ रेट, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। फिर कुछ और फाइनेंशियल पैरामीटर्स के, उसकी फाइनेंशियल एफिशिएंसी कैसी है, ROCE ROE वगैरह कैसे हैं, डेट कितना है कंपनी में, नेटवर्थ कितनी है, और नेटवर्थ के मुकाबले वो जो फंड रेज करना चाह रहे हैं उसका एक रेशो क्या निकल के आ रहा है जी। उसका P मल्टीपल कैसा निकल के आ रहा है, वो एक्सपेंसिव लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये हैं फाइनेंशियल बकेट के पैरामीटर, जहाँ से एक प्राइमरी कॉल लेते हैं गो नो गो। इनमें कुछ चीज़ें देखते ही वो सीधे नो गो हो जाता है, और कुछ चीज़ें बैलेंस दिखती हैं तो वो गो में चला जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है। नेक्स्ट स्टेज है जहाँ पे हमें उसकी बिज़नेस को समझना है, बिज़नेस मॉडल कैसा है, उसकी कंपटीशन कैसी हैं, इस पूरे सेक्टर में कितने और कंपनी हो सकती हैं, ये लार्जेस्ट है या वन ऑफ द लार्जेस्ट है, या ये किस तरह के B2B को फीड कर रही है, B2C को फीड कर रही है, इसका टैम कैसा है, इसका ओवरऑल अचीवेबल मार्केट साइज़ कितना है, टोटल मार्केट साइज़ कितना है, ये वाले जो पैरामीटर हैं फिर ये वाले आते हैं। यहाँ से समझ में आता है कि कंपनी ग्रोथ कितनी करेगी। फिर जो थर्ड बकेट होती है रेफरेंस चेक की, कि प्रोमोटर कैसे हैं, उनकी एजुकेशन कैसी है, पेडिग्री क्या है, उनका हो सकता है फैंसी डिग्री ना हो लेकिन उनके बारे में इंडस्ट्री में लोग बातें अच्छी करते हैं, वो थॉट लीडर हैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कभी वो फर्स्ट जनरेशन भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल थे, कभी वो सेकंड थर्ड जनरेशन भी हो सकते हैं, तो वो वाले फैक्टर भी निकल के आते हैं। तो ये वाला एक बकेट है। अब यहाँ पे उनका रेफ चेक भी करना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है इंडस्ट्री में कि उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनका ओवरऑल कस्टमर को लेके, मतलब कस्टमर की नज़र में वो कैसे हैं, वेंडर्स की नज़र में कैसे हैं, ये वाला भी एक बकेट है जिसको इवेलुएट किया जाता है। फिर क्योंकि हम लोग
थोड़ा इंस्टीट्यूशनल या बिग टिकट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनकी प्लांट विजिट करें, उनके ऑफिस भी जाएं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल मुश्किल नहीं नहीं होता, लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि उनके सोशल मीडिया पे जाके देखो, उनकी फैक्ट्री के कुछ फ़ोटो मिलते हैं, कोई वीडियो मिलता है, कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो लोगों ने उनकी विज़िट की है उनसे अगर बातचीत हो सकती है। उनके इन्वेस्टर इंटरेक्शन अटेंड करो, वहाँ पे पता लग जाता है कि कुछ इन्वेस्टर्स ने उनको विज़िट किया है या नहीं किया है। जनरली बिग टिकट इन्वेस्टर, जो समझदार इन्वेस्टर हैं, वो बिना विज़िट किए नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो वो प्लांट मशीनरी देखना, उनकी कैपेबिलिटी देखना, समझना, ये एक फैक्टर होता है। उसके बाद फिर कुछ फैक्टर आते हैं जो उनके डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं कि DRHP में अगर पढ़ें तो उसके रिस्क कैसे हैं और उसका डिप्लॉयमेंट प्लान क्या है, उसमें OFS है या नहीं है, कितना है, या उसके जो ग्रोथ में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वर्किंग कैपिटल साइड में ज़्यादा जा रहा है या कैपेक्स साइड में ज़्यादा जा रहा है। अलग अलग इन्वेस्टर के अलग अलग चॉइस वाले पैरामीटर होते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद फिर देखा जाता है कि उसमें मर्चेंट बैंकर किस क्वालिटी का है जी, उसमें पीयर जो इन्वेस्टर हैं वो किस क्वालिटी एंकर के आ रहे इन्वेस्टर्स। हैं, अगर उसमें एंकर इन्वेस्टर हैं, कुछ जगह पे प्री IPO इन्वेस्टर होते हैं, वो किस क्वालिटी के हैं। अब इन चीज़ों को भी कई बार ऐसा समझ में आया कि ये चीज़ों को भी लोगों ने ओवर लिवरेज कर लिया कि चलो प्री IPO हो रहे तो एक ही कंपनी में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 राउंड ऑफ प्री IPO हो रहे हैं, वही बिज़नेस बना लिया लोगों ने, प्री IPO स्टेज पे ही उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें अलार्मिंग हो जाती हैं कि मतलब वो जेन्युइन प्री IPO था या वो कुछ मैनिपुलेशन दिख रही है, वो आपका खुद का जजमेंट है। फिर उसमें जो बाकी के इन्वेस्टर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, फिर मार्केट के कुछ और पैरामीटर है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ये सब चीज़ों पे ना ध्यान देके वो सीधे अलग ही डायरेक्शन में जाके कि इसमें GMP कितना है, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन कितना आने की उम्मीद है, वो स्पेकुलेटिव पैरामीटर है। मैं उनमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। जी जी। तो ये सारे पैरामीटर्स जो आपने बताए, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल है सारी चीज़ें। जैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इजीली शायद, लेकिन प्रमोटर्स के बारे में समझना या फिर प्लांट विजिट करना या फिर और भी क्वालिटेटिव थोड़ा रिसर्च करना कंपनी के बारे में, जैसे बिजनेस मॉडल किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिसर्च सारा करने के लिए कोई अच्छे सोर्सेज हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए, पहला जो रीज़न हमने जब शुरू में बात की थी कि क्यों ऐसा है, कि मैंने तब बोला था कि 15-20 हज़ार का टिकट साइज़ है तो ये सब ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिक फंडामेंटल समझे, मेन बोर्ड का IPO डाल दिए, यहाँ पे आपको 2 लाख से ऊपर टिकट साइज़ अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली बात तो है कि आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको होल्ड कितने टाइम के लिए करना है। तो ये जो पीरियड है इसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब आपके लिए अगर वो 2-2.5 लाख रुपए इतने वर्थ इट नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे इतनी R&D नहीं करनी है, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, 10-20% आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं जाएगा, आप चांसेस पे खेल रहे हो, तो ठीक है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए वो 2.5-3 लाख रुपए बहुत वैल्यू रखता है तो फिर आपको ये 8-10 घंटे तो लगाने पड़ेंगे जी। इसका कुछ सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे कोई भी IPO लिस्ट होता है, चित्तौड़गढ़ है IPO प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बट मैं फिर भी इनकरेज करूँगा कि वो NSE का या BSE का, जिस भी एक्सचेंज का वो IPO है, आप DRHP डाउनलोड करो और DRHP को आप पढ़ो। DRHP में 400 पेज होंगे, 300 पेज होंगे, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके जो रिस्क वाले पेज हैं या उसके जो प्रोमोटर के रिलेटेड पेज हैं, बिजनेस मॉडल के रिलेटेड पेज हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड पेज हैं, ये ऑथेंटिक है, मोस्ट ऑथेंटिक है। क्योंकि बाकी के प्लेटफॉर्म AI के थ्रू और डेटा स्क्रैपिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन फेच करते हैं। मैंने पर्सनली देखा है, हमारे खुद के IPO में DRHP कुछ और बोल रहा है और प्लेटफॉर्म पे कुछ और इन्फॉर्मेशन जा रही है। फिर हम खुद ही उसको मर्चेंट बैंकर को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये क्या गड़बड़ है, फिर वो प्लेटफॉर्म को इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ पे वो करेक्ट होता है। तो प्लेटफॉर्म के बेस पे नहीं करना चाहिए। DRHP इज़ द लीगल एंड मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, वहीं से ये करना चाहिए। आपने अभी इस कॉन्वर्सेशन में ये भी बोला अमित जी कि मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि यार मैं हज़ारों IPOs में लगा चुका और मेरी कभी एलोकेशन ही नहीं होती है, अलॉटमेंट ही नहीं होती है, राइट। और मैं इतनी रिसर्च करके बैठूँ, रिसर्च करने के बाद मैं उसमें अप्लाई करूँ और पता लगा कि एलोकेशन ही नहीं मिला। कोई ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे कि एलोकेशन बढ़ सकता है, या फिर आप जिस हिसाब से स्माइल कर रहे हो लगता नहीं कोई ट्रिक्स है, पर फिर भी मैं सुनना चाहूँगा आपसे। देखिए, ये जो एलोकेशन है ना, इसमें ट्रिक क्यों नहीं है,
क्योंकि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम से होता है, जो सेबी के रैंडम इंडिपेंडेंट एलोकेशन एल्गोरिथम है। तो ट्रिक तो जब कोई चीज़ सॉफ्टवेयर टाइट सॉफ्टवेयर ड्रिवन है और वो टाइट सिक्योरिटी ड्रिवन है तो उसमें ट्रिक तो नहीं होती है। आप उसमें क्या कर सकते हो, आप अपने चांस बढ़ा सकते हो। जैसे बोलते हैं कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप ज़्यादा पढ़ो जी। किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो एक बार की जगह 2 बार या 3 बार दो। तो एक तो बार बार अप्लाई करना, वो तो आपने बोल ही दिया कि वो कर रहा है। अगर आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो आप नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट बढ़ा दो जिनके थ्रू आप एप्लीकेशन डाल रहे हो। अगर आप वहाँ पे बिग टिकट अप्लाई कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि एज ए रिटेल पहले आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते थे, आप मिनिमम 2 करते हो। पहले 2 करते ही आप HNI में चले जाते थे, अब 2 से ज़्यादा करते ही HNI में चले जाओगे। तो आपके पास वहाँ तो चॉइस नहीं है कि आप टिकट साइज़ बढ़ा के रिटेल का एलोकेशन ले सकते हो, नहीं ले सकते। 2 ही अप्लाई करने हैं, 2 में ही रिटेल हो तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट बढ़ा के आप अपने परिवार वालों के थ्रू जो अप्लाई करो वहाँ से चांस बढ़ा सकते हो। उसके अलावा और कोई से ज़्यादा। अच्छा, एक और बात बताइए, मैं लेकिन अगर आप HNI अल्ट्रा HNI हो तो ऑब्वियसली आप 50 लाख का बिड कर दो, 1 करोड़ का बिड कर दो, 2 करोड़, जैसे जैसे आप अपनी बिड बढ़ाओगे चांसेस हैं कि मिलेंगे, क्योंकि वो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन और नंबर ऑफ़ लॉट अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगा और ज़्यादा बड़ा टिकट साइज़ होगा तो मिलेंगे चांस है। लेकिन फिर वहाँ पे वो आ जाता है वर्थ इट है भी या नहीं। 3 करोड़ की एप्लीकेशन डाली, 1 लॉट मिला, 2 लॉट मिला, वर्थ इट है या नहीं है। तो ये सारी मैथ्स आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि ज़्यादातर ये प्राइस ड्रिवन मार्केट होता है। जैसे कि एक्सपेंसिव या लग्जरी आइटम जो होते हैं, जितने महंगे होंगे उतना ही उनके लिए रश जाएगा। कोई भी बहुत महंगा आइटम अचानक से लग्जरी आइटम सस्ता मिलने लगे तो उस पर डाउट जाता है कि ये सस्ता क्यों मिल रहा है। ये IPO एलोकेशन भी ऐसा ही हो जाता है। अच्छी क्वालिटी के जो डील आ रहे होते हैं कई बार उनमें सब्सक्रिप्शन नहीं आता। फंडामेंटल्स को भूल के हम GMP और सब्सक्रिप्शन पे ध्यान देने लगते हैं जी, और पीछे हट जाते हैं कि मैं क्यों अप्लाई करूं। अरे आपने फंडामेंटल चेक किए थे ना, आपने होमवर्क किया था ना, स्टिक टू दैट। आप तो ये गोल्डन चांस है कि वो मल्टीपल IPO आने की वजह से शायद जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो स्प्लिट हो गया, या उसमें लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, या वहाँ पे कोई और फैक्टर नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म गेन वाले लोग नहीं हैं, आप लॉन्ग टर्म वाले थे, तो आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन नहीं, जहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा घुसना भी वहीं सभी लोग जाते हैं। जहाँ GMP वो आ रहा है वहाँ घुसना भी हमें वहीं है, और फिर हम ये कंप्लेंट भी करेंगे कि हमें मिलता नहीं है, जहाँ मिलता है वहाँ लेना नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए IPO एलोकेशन हो जाता है लकीली, ठीक है, कंपनी भी अच्छी है, लिस्टिंग गेन्स भी ठीक ठाक आ गए, मानो 22% आ गए या 40% आ गए, 80% आ गए, आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है। अब एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर की? कितने समय तक होल्ड करना चाहिए लिस्टिंग गेन्स मिलने के बावजूद, एंड कितने समय के बाद ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए? जब आप एंट्री करते हो एक अच्छे इन्वेस्टर को उसी समय अपना एग्जिट भी पता होना चाहिए। जब आपने एंट्री की तो आपने क्या सोच के एंट्री की कि इससे मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है, ये मेरे को 2 साल होल्ड करना है या 3 साल होल्ड कर रहा है। आइडियली मैं बोलता हूँ कि 2 से 3 साल होल्ड करना चाहिए जी, क्योंकि तभी रियल कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। तो आपने अगर वो 2 साल 3 साल होल्ड किया और सोचा तो वहाँ पे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई ये मुझे 2x या 3x या 4x कुछ तो गेन दे। तो अगर वो आपके गेन के आसपास पहुँच रहा है, हो सकता है वो 1 साल में पहुँच जाए, तो आपको कॉल लेना है कि आपको एग्जिट करना है, या फिर कंपनी बेटर देन योर एक्सपेक्टेशन परफॉर्म कर रही है और जब आप उसके रिजल्ट्स और इन्वेस्टर इंटरेक्शन को सुन रहे हैं और आपको अपना वो गोल पोस्ट आगे बढ़ाना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अप्लाई करना है तो आपको ये तरीका अपनाना है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया था तो जो आपके लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं आप उसको लेके निकल जाओगे जी। लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं करता हूँ। उसमें ना रिस्क हो जाता है कि नहीं हुआ वो लिस्टिंग गेन तो क्या होगा, फिर आपका जो मेहनत था वो वेस्ट हो गया, अटक गए आप। हो सकता है वो नेगेटिव में खुल जाए तो आप अटक गए। तो आपका वो लिमिटेड कैपिटल था और आपको वो बार बार चर्न करना है। तो अगर आप ट्रेडर माइंडसेट से बार बार चर्न कर रहे हो और बार बार उसमें अप्लाई करना है आपको, उसको वो आपके लिए एक पार्ट टाइम हॉबी है और गेम की तरह देख रहे हो आप उसको, रादर देन इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हो, तो ठीक है खेलते रहो उससे। फिर बट देन बी रेडी, पैसे फंस सकते हैं, कोई नीड आ सकती है। अगर डायर नीड है और आपने ऐसा सोच के पैसे डाला कि यार 3 महीने बाद मुझे वहाँ पे सपोज गाड़ी खरीदनी है और मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं 2 लाख को डाल देता हूँ तो शायद मेरी गाड़ी का साइज़ बड़ा हो जाए,
वो स्ट्रेटजी तो फिर वो सट्टेबाजी हो गई, ये तो प्योर आप बिल्कुल चांस पे स्पेकुलेशंस कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव कर रहे हो, ये नहीं है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि मानो आपने गोल रखा कि मुझे 30% कैगर से 3 साल के बाद रिटर्न्स चाहिए, राइट, लेकिन ऐसा होता है कि शुरू में ही आपको अच्छे गेंस मिल गए, 80% गेंस आ गया लिस्टिंग गेन, तो देन यू शुड पॉसिबली लुक एट, देखिए मैं अगेन बोलता हूँ, आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? आपने वो चलो 30% आपका फर्स्ट ईयर का गेन का एक्सपेक्टेशन था और वो लिस्टिंग पे ही मिल गया, आपने बेच दिया, अब आप क्या करोगे? आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना, मतलब और आईपीओस देखोगे या फिर कहीं और अपॉर्चुनिटीज देखोगे। तो अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल है तो कर दो जी, अगर नहीं है और आपने इसमें ऑलरेडी 10-20 घंटे लगा के अपॉर्चुनिटी निकाली और आपका इसमें कन्विक्शन है तो जाने दो ना उसको। आप वापस से 10-20 घंटे लगाओगे, फिर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, फिर उसमें हो सकता है जो अभी यहाँ 30% बनाए थे वो निकल जाएं। जी जी, तो ये तो जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट आप करोगे मार्केट के साथ तो फिर आपका गेन भी फ्लक्चुएट करेगा ना। जी जी जी, आई थिंक बहुत मज़ा आया सारे क्वेश्चंस करके अमित जी। मेरे और ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ है नहीं, आई थिंक सारे ही आपने अच्छे से समझाए हैं मुझे, सो थैंक यू सो मच। इससे पहले कि आप जाएं हम एक रैपिड फायर करेंगे। Okay. मैं 10 क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, ठीक है, आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे और दोनों में से एक आपको पिक करना है, क्विक करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको पर्सनल भी करना चाहूँगा जिससे कि आपकी पर्सनली आपको थोड़ा जान पाएँ, ठीक है। तो आर यू रेडी? रेडी। फर्स्ट वन, NSE और BSE, विच इज़ योर प्रिफर्ड एक्सचेंज? दोनों ही अच्छे हैं, एक चूज करना है मुझे। यही तो यहाँ पे ट्रिक है। मुझे BSE हॉल में खड़े होके लिस्टिंग एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो आइकॉनिक हॉल है। जी जी जी, ओके। सेकंड वन, अनलिस्टेड स्टॉक्स, मौका या धोखा? मौका। आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं अनलिस्टेड स्टॉक्स? मैंने पहले ये सोचा कि किसके लिए, मेरे लिए या दूसरे के लिए? आपके लिए, फिर मुझे याद आया आपके लिए, हाँ, जो आपने बोला था, तो मेरे लिए तो मौका है, क्योंकि मैं बिना इवेलुएट करे तो नहीं डालूंगा। ऑफ कोर्स आप रिसर्च करोगे तो देयरफॉर ओके। मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स, विच इज अ बेटर लॉन्ग टर्म बेट फॉर यू पर्सनली? स्मॉल कैप। स्मॉल कैप। इवन मेरे केस में तो मैं माइक्रो तक भी चला जाता हूँ। सो आप उस जगह पे फोकस कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली, आप रिसर्च कर रहे हैं प्रॉपरली और एक अर्ली स्टेज में आप एंट्री लेना चाह रहे हैं। जी जी। अंबानीज और अदानीज बेटर लीडर्स एज पर यू? अंबानीज। टाइम द मार्केट और टाइम इन द मार्केट, विच इज बेटर? दोनों ही अच्छे नहीं है, बट अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो टाइम इन द मार्केट इज बेटर। स्टॉक मार्केट इज सट्टा, यस और नो? यहाँ पे एक ही आंसर चाहिए मुझे। नॉट एट ऑल। दैट इज कन्विक्शन। फंडामेंटल्स ऑफ ए स्टॉक और टेक्निकल्स ऑफ ए स्टॉक, विच वन डू यू? आई गो बाय फंडामेंटल्स। टेक्निकल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स, स्पेशली जिस सेगमेंट में मैं रोल प्ले करता हूँ वहाँ मिस हो जाते हैं। बहुत बड़े स्टॉक्स में खाली टेक्निकल चल सकता है, बट जिस सेगमेंट में मैं हूँ वहाँ फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल इज़ डेटा डिपेंडेंट और डेटा यहाँ इनकम्प्लीट होता है कई। ओके। लिव इन इंडिया और लीव इंडिया? फॉर मी लिविंग इन इंडिया। लिविंग इन इंडिया, नाइस। ये थोड़ा सा नेक्स्ट वाला थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, बट मैं आपके पर्सनल चॉइसेस जानना चाहता हूँ, ठीक है। बैंगलोर और मुंबई, विच इज़ बेटर कॉस्मोपॉलिटन सिटी? मुंबई एनी डे। राइट। मुझे लगता था बैंगलोर है शायद। मैं बैंगलोर भी रहा हूँ। मुंबई में 20 साल से ज़्यादा से हूँ। मैं बैंगलोर भी, तो आप बायस दो शायद फिर। नहीं, मैं बैंगलोर भी 1 साल रहा, बट उस 1 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स देखे, सबकॉन्शियस माइंड जो रीड कर रहा होता है एक सिटी की वाइब्स को। मुंबई। लास्ट वन थोड़ा सा पर्सनल है और हो सकता है कि आपकी फैमिली देख रही हो, तो पिक योर बैटल्स वाइजली। हु गेट्स द से इन द हाउस? इज इट यू और योर वाइफ? फॉर एनी प्रोफेशनल एक्सटर्नल मैटर्स इट इज़ ऑलवेज मी, and for internal family matters including my son it is my wife. Brilliant. बहुत ऑनेस्टली आंसर किया आपने सारे 10 के 10 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।
और मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा बिफोर वी लेट अमित जी गो, आपके हो सकता है और भी क्वेश्चंस हों SME IPOs को लेके, सारे कमेंट्स में डालिए। मैं ये कोशिश करूँगा कि अमित जी तक आपके सारे क्वेश्चन जो अगर मैंने कवर नहीं किए हैं पहुँचाऊँ, और हम लोग ये भी ट्राई करेंगे कि FAQs बनाएं और उन सारे FAQs में आंसर डॉक्यूमेंट करें, आपके साथ शेयर करें, बिकॉज हमारा इंटेंशन एक ही है कि आप लोग समझते हुए इन्वेस्ट करें। अगर आप समझते हुए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए FDs बेटर है। मेरा तो यही व्यू बनता है। आई होप यू टोटली एन्जॉयड दिस एंड आई अगेन वांट टू थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने के लिए मिला एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन। बिल्कुल, आपके बारे में बहुत सुना था और आज मैंने पर्सनली इंटरेक्ट करके वो एक्सपीरियंस भी किया, तो डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इससे कुछ फ़ायदा होगा। और जैसा कि राहुल भाई ने बोला कि आपको रीच आउट करना है, आप रीच आउट करिए और जितना भी सपोर्ट हो सकता है हम करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लेजर। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, कीप रॉकिंग।